हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व विषय का दूसरा अध्याय इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और पहला प्रश्न है, कै उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था। उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। उपनिवेशवाद में आर्थिक शोषण के अतिरिक्त उपनिवेशों को सभ्य बनाने का विचार भी काम कर रहा था। जिस तरह भारत में अंग्रेज दावा करते थे, उसी प्रकार फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है, इसलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का ही दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति करने के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृतियों, धर्मों व परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यूरोपीय शासक इन संस्कृतियों, धर्मों, परंपराओं को पुराना व बेकार मानते थे। उन्हें लगता था कि ये चीज़ें आधुनिक विकास को रोकती हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने इस कै प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों ख है हुइन फूसो, जिस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, हुइन फूसू होवा हाओ आंदोलन के संस्थापक थे। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 19वीं सदी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में उपजे विचारों से प्रेरित था। हुइन फूसो जादू टोना और गरीबों की मदद किया करते थे। व्यर्थ के खर्चे के खिलाफ उनके उपदेशों का लोगों पर काफ़ी असर था। वे बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त, शराब व अफीम के प्रबल विरोधी थे। फ्रांसीसियों ने हुइन फूसो के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने फूसो को पागल घोषित कर दिया। फ्रांसीसी उन्हें पागल बोंजे कहकर बुलाते थे। 1914 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने मान लिया कि वे पागल नहीं हैं। इसके बाद उन्हें वियतनाम से निष्कासित करके लाओस भेज दिया। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर हुइन फूसो के बारे में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित की व्याख्या करें। और पहला यहाँ पर कै वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे। तो यहाँ पर आपने व्याख्या करनी है। उत्तर में लिख सकते हैं आप, वियतनाम के स्कूलों में दाखिला लेने की ताकत वहाँ के धनी वर्ग के पास ही थी। यह देश की आबादी का एक छोटा हिस्सा था जो स्कूल में दाखिला ले पाते थे। उनमें से बहुत थोड़े से विद्यार्थी ही ऐसे होते थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। दरअसल बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वे अच्छी नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त न कर सकें। आमतौर पर 2/3 विद्यार्थियों को इसी तरह फेल कर दिया जाता था। 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वालों की संख्या 400 से भी कम थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। इसके बाद बच्चों दूसरे प्रश्न का ख है, फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाना और ज़मीनों को सुखाना शुरू किया। तो यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहाँ नहरें बनवाई और ज़मीनों को सुखाने के लिए जल निकासी का प्रबंध शुरू किया। सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई। बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जलधाराएं बनाई गई। ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती काम पर लगाकर निर्मित की गई इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से आप अपनी व्याख्या कर सकते हैं। और इसके बाद बच्चों गए वाला है आपके लिए, सरकार ने आदेश दिया कि साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। तो यहाँ पर आप व्याख्या किस प्रकार से करेंगे बच्चों, आप लिख सकते हैं, 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि अगली सीट पर एक फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल एक फ्रांसीसी था, उसने उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया। अन्य विद्यार्थियों ने भी जब प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद यह विवाद बहुत फैल गया। हालात बेकाबू होने लगे तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। प्रिंसिपल ने लड़की को दाखिला तो दे दिया, लेकिन ये ऐलान भी कर दिया कि मैं सारे वियतनामियों को पांव तले कुचल कर रख दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं।
इसके बाद है बच्चों गए है, यहाँ पर भी आपको व्याख्या करनी है। हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से को एक खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहाँ चौड़ी सड़कें थी और जल निकासी का बढ़िया इंतजाम था। शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आधुनिकता का प्रतीक थे। यही सीवर चूहों को पनपने के लिए भी आदर्श स्थान साबित हुए। ये सीवर चूहों की निर्बाध आवाजाही के लिए भी उचित थे। इनमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में बेखटके घूमते थे और इन्हीं पाइपों के रास्ते चूहे फ्रांसीसियों के चौक चौबंद घरों में घुसने लगे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप व्याख्या यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों फिर यहाँ पर आता है आपका तीसरा प्रश्न और इसमें पूछा है टोकन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे कौन से विचार थे? वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से यह उदाहरण कितना सटीक है? और उत्तर क्या लिख सकते हैं बच्चों आप? उत्तर लिख सकते हैं 1907 में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना की गई। इस स्कूल के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे और क्या क्या थे, चलिए आइए जान लेते हैं यहाँ पर। नंबर 1, पश्चिमी ढंग से शिक्षा देना था। नंबर 2, इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थी। इसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों का सटीक उदाहरण है, क्योंकि स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिम के लोगों जैसा ही दिखना भी पड़ेगा। और फिर चौथा पॉइंट आता है आपका, यह स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। वियतनामियों के लिए यह अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी। वे तो पारंपरिक रूप से लंबे ही बाल रखते थे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका चौथा प्रश्न और यहाँ पर पूछा है वियतनाम के बारे में फान यू त्रिन का उद्देश्य क्या था? फान बोई चाऊ और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी? तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में? आप उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, फान यू त्रिन वियतनाम के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। वे राजशाही या राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार या राजा की सहायता ली जाए। वे एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित चिन्ह पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खत्म करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो पसंद थे, लेकिन उनका आरोप था कि खुद फ्रांसीसी ही उन आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में वैधानिक एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें और कृषि व उद्योगों का विकास करें। फान बोई चाऊ भी एक राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने 1903 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन किया और तभी से वे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के अहम नेता भी बन गए थे। इनके विचार फान बोई चाऊ से विपरीत थे। त्रिन राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहते थे, जबकि बोई चाऊ चाहते थे कि औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के लिए राजशाही का प्रयोग किया जाए। त्रिन की योजना थी कि लोगों को राजशाही के खिलाफ खड़ा किया जाए और फान बोई चाऊ इस योजना से असहमत थे। वास्तव में दोनों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर। ये है आपके सामने आपका चौथा प्रश्न और उसका उत्तर। उसके बाद बच्चों आगे आपके लिए है यहाँ पर चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न पहला है आपका, इस अध्याय में आपने जो पढ़ा उसके हवाले से वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो आप किस प्रकार से यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं बच्चों? उत्तर लिखेंगे, इस अध्याय के आधार पर देखें तो वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है, जो इस प्रकार से है। और पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नंबर 1, वियतनाम के प्रारंभिक इतिहास को देखें तो पता चलता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज रहते थे और पूरे इलाके पर शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था। जब वहाँ स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई तो भी वहाँ के शासकों ने न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, वियतनाम समुद्री सिल्क रूट से भी जुड़ा हुआ था। इस कारण उसके चीन के साथ आर्थिक संबंध भी थे। इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों का
चीन के साथ आदान प्रदान चलता रहता था। तीसरा पॉइंट है बच्चों, इन दोनों देशों में बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म प्रमुख रहे, जिन्होंने दोनों देशों के आपसी संबंधों को काफ़ी मजबूत बना दिया। इसके बाद है बच्चों फिर चौथा पॉइंट आपके लिए, वियतनाम का अभिजात वर्ग चीनी भाषा और कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षा लेते थे। फिर लिखेंगे पांचवा, साम्राज्यवादी शक्तियों ने जब रेल, सड़क आदि के माध्यम से इन दोनों देशों को एक प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया तो ये देश और निकट आ गए। अगला है बच्चों छठा पॉइंट, विदेशी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए दोनों को एक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे इनके संबंध और घनिष्ठ हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे वियतनाम ने चीन की संस्कृति में अपने आप को रंग लिया। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने इस प्रश्न का उत्तर। और फिर आता है यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न, चर्चा करें में। और यहाँ पर प्रश्न आपके लिए, वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या थी? तो आपने पढ़ा होगा पाठ में। चलिए उत्तर में देख लेते हैं किस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, वियतनामियों में धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित थे। फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। 18वीं सदी से ही बहुत सारे धार्मिक आंदोलन पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उपस्थिति के खिलाफ जागृति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। इसके दो उदाहरण इस प्रकार से हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे स्कॉलर्स रिवोल्ट, और यहाँ पर जो है हेडिंग डालकर लिखेंगे 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ शुरुआती आंदोलनों में से एक था। इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। ये अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज थे। इन्होंने 1000 से ज़्यादा ईसाइयों का कत्ल कर डाला। कैथोलिक मिशनरी 17वीं सदी के शुरू से ही स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने में लगे हुए थे और 18वीं सदी के अंत तक इन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को ईसाई बना लिया था। फ्रांसीसियों ने 1868 के आंदोलन को तो कुचल दिया, किंतु इस बगावत ने देशभक्तों में उत्साह का संचार जरूर किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्कॉलर्स रिवोल्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं बच्चों। इसके बाद लिखेंगे दूसरा पॉइंट बनाकर लिखेंगे यहाँ पर हुआ हाओ आंदोलन, और यहाँ पर जो है हेडिंग डालकर फिर से लिखेंगे यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चलने वाले आंदोलनों का पक्षधर था। हरे भरे मेकोंग डेल्टा इलाके में इसे भारी लोकप्रियता मिली। इस आंदोलन के संस्थापक का नाम हुइन फूसो था। वे जादू टोना और गरीबों की मदद किया करते थे। फ्रांसीसियों ने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इस तरह के आंदोलनों का राष्ट्रवाद की मुख्य धारा के साथ अंतर्विरोध संबंध रहता था। राजनीतिक दल ऐसे आंदोलनों से जुड़े जन समर्थन का फायदा उठाने की तो कोशिश करते थे, लेकिन उनकी गतिविधि से बेचैन भी रहते थे। इसके बावजूद साम्राज्यवादी भावनाओं को झकझोरने में ऐसे आंदोलनों के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। और इसके बाद फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न है, वियतनाम युद्ध में अमेरिकी हिस्सेदारी के कारणों की व्याख्या करें। अमेरिका के इस कृत्य से अमेरिका में जीवन पर क्या क्या असर पड़े? उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, वियतनाम युद्ध में अमेरिका की हिस्सेदारी के प्रमुख कारण इस प्रकार थे, और फिर पॉइंट बना के लिखेंगे अमेरिका के नीति निर्माता इस बात से परेशान थे कि अगर यहाँ पर हो ची मिन्ह की सरकार अपने प्रयासों में सफल हो गई तो यहाँ पर इस क्षेत्र के आसपास के देशों में भी साम्यवादी सरकारें स्थापित हो जाएंगी। ये था आपका पहला पॉइंट। इसके बाद लिखेंगे दूसरा, इससे एशिया महाद्वीप में साम्यवादी विचारधारा को मजबूत आधार मिल जाएगा और पूंजीवादी देश अन्य नए साम्राज्यवादी हितों को इस महाद्वीप में पूरा नहीं कर सकेंगे। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, अमेरिका ने फ्रांस की इस युद्ध में मदद इसलिए भी की थी, वह विश्व के अन्य देशों को यह बताना चाहता था कि पूंजीवादी देशों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, अतः हर विपत्ति के समय में वह उनकी यथासंभव मदद करेगा। और फिर आएगा आपका चौथा पॉइंट, अमेरिका वियतनाम के एकीकरण के पक्ष में भी नहीं था, अतः जब हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से NLF यानी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने देश के एकीकरण की आवाज़ उठाई तो अमेरिका इसकी बढ़ती ताकत व प्रस्तावों से भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं पूरे वियतनाम पर साम्यवादियों को प्रभाव न बढ़ जाए। इसलिए इसने
उत्तरी वियतनाम में अपनी फौजें और युद्ध सामग्री एकत्र करनी प्रारंभ कर दी। जब अमेरिका युद्ध में फ्रांस की मदद के लिए सम्मिलित हो गया तब इसका प्रभाव वियतनामियों के साथ साथ अमेरिका पर भी पड़ा। उसे भयंकर क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध में उसके 47,244 सैनिक मारे गए और 3,03,704 घायल हुए। अमेरिकी सरकार को अपनी ही जनता के विरोध का सामना इस प्रकार से करना पड़ा। और किस प्रकार करना पड़ा, यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप। ज़्यादातर अमेरिकी यह मानते थे कि उनका देश एक ऐसे युद्ध में अपनी सैन्य शक्ति नष्ट कर रहा है जिसे जीतना संभव नहीं है। आई बात समझ में। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अमेरिकी जनता का यह भी मानना था कि यदि अमेरिका इस युद्ध में हारा तो विश्व में उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, अतः अमेरिका को युद्ध से हट जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अमेरिका में उन युवाओं को भर्ती किया जा रहा था जो अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग से थे और अमेरिका के अभिजात वर्ग के युवाओं को युद्ध से दूर रखा जा रहा था। इससे अमेरिका के अंदर अमेरिकी समाज में तनाव उत्पन्न हो गया, जिससे सरकार को गृह युद्ध का भय होने लगा। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों नंबर 4 पर, अमेरिकी मीडिया और फिल्म निर्माण क्षेत्रों में भी वियतनामी युद्ध की पृष्ठभूमि पर कई फिल्में बनी, जिससे अमेरिकी जनमत भी वियतनाम की तरफ झुकने लगा। अंततः अमेरिका में ही इस युद्ध के कारण काफ़ी तनाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बच्चों पॉइंट बनाकर लिखें, साथ साथ याद भी करते रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और इसके बाद देखें यहाँ पर चौथा प्रश्न है, अमेरिका के खिलाफ वियतनामी युद्ध का निम्नलिखित दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। और किन किन से क्या है। सबसे पहले आपके लिए हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाला कुल्ली, और इसके बारे में आप लिख सकते हैं हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाले कुल्ली की भूमिका। हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, अमेरिका और वियतनाम के युद्ध में हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाले कुल्लियों ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मार्ग का प्रयोग देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक व रसद पहुंचाने के लिए होता था, जिससे वियतनामी सैनिक अमेरिका का मुकाबला कर पाएं। इस मार्ग पर सामान पहुंचाने वाले कुल्ली लगभग 25 किलो सामान पीठ पर या 70 किलो सामान साइकिलों पर लेकर निकल जाते थे। अमेरिकी सेना ने वियतनामी सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति को बंद करने के लिए कई बार इस मार्ग पर बम बरसाए, किंतु वे इसे ध्वस्त नहीं कर पाए, क्योंकि वहां के लोग हर हमले के बाद उसकी फौरन मरम्मत कर लेते थे। इससे पता चलता है कि वियतनाम के लोग अपने सीमित संसाधनों को सूझबूझ से प्रयोग करना जानते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपके लिए एक महिला सिपाही, और इसके बारे में आप लिख सकते हैं बच्चों। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं एक महिला सैनिक त्रियु आयु, और हेडिंग डालकर लिखेंगे विश्व के लगभग प्रत्येक देश में जहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, महिलाओं की छवि को एक योद्धा के रूप में चित्रित करके जन प्रेरणा के लिए उसका प्रयोग हुआ। वियतनाम में भी एक ऐसी ही महिला त्रियु आयु थी। क्या नाम था उसका? त्रियु आयु। इनका जन्म 3री शताब्दी में हुआ था। वह बचपन में ही अनाथ हो गई थी, इस कारण वह अपने भाई के साथ रहने लगी। जब वे बड़ी हुई तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगी। कौन? त्रियु आयु। यहाँ इन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया और चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी। जब उनकी सेना इस संघर्ष में हार गई तो इन्होंने जल में डूबकर अपनी जान दे दी। इस प्रकार वियतनामी मान सम्मान की रक्षा करने वाली वे एक शहीद ही नहीं कहलाई, बल्कि एक देवी की तरह पूजी भी गई। राष्ट्रवादियों ने इनकी छवि का प्रयोग वियतनामी और अमेरिकी युद्ध में जनता में साहस की भावना उत्पन्न करने के लिए किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्तर अपना लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। फिर आता है आपका 5वां प्रश्न यहाँ पर, और इसमें पूछा है 5वें प्रश्न में, वियतनाम में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी? इनकी तुलना भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका से कीजिए। उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, वियतनाम में साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो गई। वे घायलों की मरहम पट्टी करने, भूमिगत कमरे व सुरंग बनाने और दुश्मनों से मोर्चा लेने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। उन्होंने 6 हवाई पट्टियां बनाई, 10,000 बमों को बेकार किया, हजारों किलो माल ढोया, हथियार और गोला बारूद की सप्लाई जारी रखी और 15 जहाज़ों को मार गिराया। 1965 से 1975 के दौरान इस मार्ग पर चलने वाले युवाओं में 70 से 80% लड़कियां थीं। एक सैनिक इतिहासकार के अनुसार वियतनामी सेना में 15 लाख महिलाएं थीं। इन सब ने इस संघर्ष में अद्वितीय साहस का परिचय दिया था। आई बात समझ में। इसके बाद
आगे आप लिखेंगे राष्ट्रवादी भारतीय महिलाओं की वियतनामी राष्ट्रवादी महिलाओं से तुलना, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे आप भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, परंतु इनके विरोध के तरीके वियतनामी महिलाओं से भिन्न थे। और क्या क्या थे, चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। आप लिखेंगे नंबर 1, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में सम्मिलित होकर और लखनऊ की बेगम जीनत महल ने महल में ही रहकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, भारतीय महिलाओं ने युद्धों की बजाय जन आंदोलन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों, भारतीय महिलाओं के संघर्ष का तरीका शांतिपूर्ण विरोध करने का था, धरने पर बैठना और जलसों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आदि उनका प्रमुख कार्य था। इसके बाद चौथा पॉइंट आपके लिए, यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने शांतिपूर्ण मार्ग अपनाकर अपना विरोध ब्रिटिश शासन के प्रति प्रकट किया, परंतु जब आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस जी ने गठन किया तो भारतीय महिलाएं इसमें भी भर्ती हुई। इस प्रकार भारतीय महिलाओं ने शांतिपूर्ण विरोध के मार्ग को अधिक अपनाया था। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखते चले जाएं। के बाद बच्चों आगे आते हैं आपके लिए फिर परियोजना कार्य से संबंधित प्रश्न, और यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपका, दक्षिण अमेरिका के किसी एक देश में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के बारे में पता लगाएं। कल्पना कीजिए कि इस देश का एक स्वतंत्रता सेनानी वियतनाम के एक सिपाही से मिलता है, वे दोस्त बन जाते हैं और अपने अपने देश में स्वतंत्रता संघर्षों के अनुभवों की चर्चा करने लगते हैं। उनके बीच क्या बातचीत हो सकती है, उसे लिखें। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी उपनिवेशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ, तब संघर्ष दक्षिण अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका के देशों में भी हुआ। यहाँ पर इन देशों की स्वतंत्र सरकारें बनी। यहाँ के देश हैं अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, परागुआ और क्यूबा। ठीक है, याद भी रखें आप साथ साथ। सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंटीना का साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन, और यहाँ पर आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं बच्चों। नंबर 1 लिखेंगे, दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अर्जेंटीना में नए शासन की स्थापना एक नए युग का श्री गणेश था। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, 24 जनवरी 1946 को जेडी पेरा के नेतृत्व में नई सरकार बनी, वे स्वयं राष्ट्रपति नियुक्त हुए। तीसरा पॉइंट आपके लिए, सरकार को जन साधारण का समर्थन प्राप्त था। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, पेरा ने अपने देश के आर्थिक विकास के लिए कई जनहित कार्य किए, जैसे उद्योगों की प्रगति, रेल टेलीफोन का विकास आदि। पांचवा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, देश की सुरक्षा के लिए सैनिक सुदृढ़ता के कार्य भी किए गए। ठीक है, और इसके बाद छठा पॉइंट लिखेंगे, 14 सितंबर 1953 को पेरा के विरुद्ध सैनिक विद्रोह हुआ और यहाँ पर सैनिक शासन की स्थापना हुई। जब दोनों देशों के सैनिक आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो वे संभवतः यह बातचीत करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बातचीत करेंगे दोनों देशों के सैनिक। पॉइंट बनाकर लिखें आप। नंबर 1 लिखेंगे, दोनों अपने अपने देशों में अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष के बारे में बात करेंगे कि कैसे उनके देश के लोगों ने अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देकर उसे हराया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वियतनामी सैनिक जब अर्जेंटीना के सैनिकों को अपने देश के छात्रों, महिलाओं के योगदान के विषय में बताएगा तो अर्जेंटीना का सैनिक भी बताएगा कि उसके देश में भी इन वर्गों ने संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वियतनामी सैनिक संघर्ष के बाद स्थापित हुई सरकार के विषय में भी बता सकता है। अर्जेंटीना का सैनिक भी बताएगा कि उसके देश की नई सरकार ने भी कई जनहित कार्य किए हैं ताकि देश का विकास हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से उनमें बातचीत हो सकती है। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।